हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस जो क्वेश्चन पास आए हैं, जो नए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार आप रिविजन कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आप साथ साथ में आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो भी चेक करते रहेंगे, आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए, सारे क्वेश्चंस आप कर चुके थे, एक बार आप जल्दी से देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, जहां से हमने स्टार्ट किया था, वो ये क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं और इनके बेसिस पे आपको बताना है कि ये किस हार्मोन के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला है, आपने कहा है कि ग्लैंड है ग्रंथ सिक्रीटिंग द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। एक ऐसी ग्रंथि है जो किडनी के टॉप में प्रेजेंट है और हार्मोन रिलीज करती है। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शंस हमारे थे टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन थे। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी जो है एड्रेनालिन, वो हमारे यहाँ पे सही आंसर है, इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द वजाइना कंटेन डैश अलोंग विद ब्लड। चलिए, यहाँ पर हम थे और हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होती है तो मेंस्ट्रुएशन में यहाँ पर जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड के साथ साथ और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं या क्या क्या चीजें रिमूव होती हैं। आपके पास ऑप्शन है कि एम्ब्रियो रिमूव होता है, ओवम होता है, स्पर्म है, जाइगोट है। तो हमने कहा कि ऑप्शंस के बारे में हमने क्या चीजें डिस्कस की थी। देखो, ओवम जो है वो तो है फीमेल गैमेट, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। और ये हमारे पास आते हैं मेल गैमेट। ये दोनों तो गैमेट की बात हो गई है। जाइगोट में हमने क्या बोला था, आपने कहा जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब बनता है जाइगोट, जिसमें दोनों ही गैमेट के जो जेनेटिक मटेरियल है, दोनों ही गैमेट के जो क्रोमोसोम हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आपने कहा जाइगोट जब डेवलप होता है, जाइगोट जब डेवलप होता है तो ये बनाता है एम्ब्रियो। चारों ऑप्शन को समझिए, चारों ऑप्शन क्या है। जो आपने कहा मेल और फीमेल गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद हमारे पास बनता है जाइगोट। कौन सा जाइगोट, ये वाला जाइगोट, ठीक है, ये वाला जाइगोट। और जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है, जब ये डेवलप होता है, इसमें विकास होता है, तब ये एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। फीटस यानी कि फुली डेवलप, जो यहाँ पर क्या है, आपने कहा एम्ब्रियो है, जिसमें पूरे शरीर का निर्माण हो गया है। और जब पार्चुलेशन होगा तब वो न्यूबॉर्न या नवजात कहलाएगा। हमें ये बताना है कि जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होता है, सबसे पहले तो समझिए मेंस्ट्रुएशन में क्या है। आपने कहा मेंस्ट्रुएशन कब हो रही है, अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है, अगर हमने कहा कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब है नो फर्टिलाइजेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर, अच्छा, फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये तो हम समझ चुके हैं क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन, तो हम समझते हैं कि फ्यूजन जब होता है तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपने कहा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हमने कहा मेंस्ट्रुएशन के दौरान, अगर मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, इट मीन्स कि नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन का मतलब है नो फ्यूजन। नो फ्यूजन का मतलब है नो, कि कोई जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। आपने कहा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो होगा ही नहीं। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं है। तो आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉजिकली, तो आपने ये बोला कि जाइगोट तो तब बना था जब फर्टिलाइजेशन होता, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। जाइगोट ही नहीं बना है तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पर। तो आपने कहा दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं आपके,
क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी है जाइगोट और एम्ब्रियो बनने की। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारे पास आते हैं दो ऑप्शन, एक है फीमेल गैमेट और एक है यहाँ पे मेल गैमेट। आपने कहा कि मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, अगेन उसी टर्म पे आएंगे, मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, और जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कहाँ पर होगा, आपने कहा ये होगा फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में। ठीक है, फीमेल बॉडी की बात हो रही है, फीमेल बॉडी की बात हो रही है, तो यहाँ जाएंगे हम, फीमेल गैमेट के पास जाएंगे हम। ठीक है, ये लॉजिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन केस आपको थोड़ा बहुत पता है चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि फीमेल बॉडी से रिलेटेड है यहाँ पर, तो इसीलिए हम जाएंगे फीमेल गैमेट के पास। ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हटा दें अगर, और अगर हम कहें कि आपको अगर टॉपिक पता है, आपने पढ़ा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप बनाएंगे यहाँ पे यूट्रस की वॉल। ठीक है, ये आप बनाते हैं एंडोमेट्रियम, ये किसकी दीवारें हैं, आपने कहा यूट्रस की दीवारें हैं। यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से जो ओवम है यानी कि फीमेल गैमेट है वो यहाँ पर आता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो आपने कहा कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद ये एंडोमेट्रियम जो होती है ये टूट के गिरने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, प्लस जो इम्पोर्टेंट चीज होगी दैट इज फीमेल गैमेट, क्योंकि इस फीमेल गैमेट का कोई काम नहीं है यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हर महीने हर मंथ क्या बन रही है, एक नया फीमेल गैमेट, एक नई फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो पुरानी जो गैमेट यहाँ पर है उसका कोई काम नहीं होता है, तो वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा, डिम का मतलब क्या होता है, फीमेल गैमेट है जिसे हम ओवम कह रहे हैं, शुक्राणु का मतलब मेल गैमेट है, भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो है, युग्मन है यानी कि जाइगोट है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने कहा मासिक धर्म के रक्तस्राव के दौरान जो यहाँ पे द्रव निकलता है वो रक्त वाहिकाओं के साथ साथ अनिषेचित अंडाणु यानी कि फीमेल गैमेट की बात हो रही है, और गर्भाशय की मोटी एंडोमेट्रियम की परत यहाँ पर निकलती है। क्लियर है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। अगेन आपके पास वही क्वेश्चन आया है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। अपनी का वो टाइम पीरियड, वो समय जब बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, और ये क्या करता है, जो प्रजनन परिपक्वता है वो प्राप्त करता है। यानी कि वो टाइम पीरियड जिस समय शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और उसके फलस्वरूप जो यहाँ पे प्रजनन परिपक्वता है वो प्राप्त होती है, तो उस टाइम पीरियड को एक्चुअली में क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपने कहा उसको ग्रोथ हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंसेंस कहेंगे, या डेवलपमेंट कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, एडोलसेंस कहेंगे। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, और आपके ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं है तो आप अपना जो आंसर है उसे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए, इजी क्वेश्चन है, आप इसे क्या कहेंगे, एडोलसेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्यों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है। आपने कहा एडोलसेंस इज द इंटरमीडिएट ग्रोथ स्टेज बिटवीन अ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, आपने कहा एडोलसेंस एक बीच की अवस्था है, जो बाल्य अवस्था यानी कि जब आप क्या होते हैं, जो आप 10 साल से कम आपकी उम्र होती है, और अडल्टहुड जब आप अडल्ट हो जाते हैं, एक परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रौढ़ व्यक्ति में बदल जाते हैं, उसके बीच का टाइम पीरियड है। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी अंडरगोज many physical and physiological changes attend a reproductive maturity. This period varies from person to person. ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि इतनी अलग हो कि 1-2 साल का जो डिफरेंस है वो हर व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि वह समय अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है वो डैश कहलाती है। आपने कहा वो विकास कहलाती है, या वो बुढ़ापा कहलाती है, या विकास कहते हैं, या किशोर अवस्था कहते हैं, ग्रोथ। अच्छा,
यहाँ पर विकास के बदले वृद्धि होगी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जो है वो एड्स को कॉज करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। आपने कहा H1N1 वायरस होता है, जिका वायरस होता है, HIV होता है या राइनो वायरस होता है, आप बताइए। इजी है, हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा HIV वायरस के बारे में बात की थी। HIV वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, एड्स को कॉज करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, HIV वायरस आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। अगर इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पूछूं मैं आपको, इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मेनली आपने कहा जैसे कि आपकी स्किन जो है, आपका सलाइवा जो है, आपके स्टमक में रिलीज होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, आपने कहा लाइसोजाइम जो है, ठीक है। लाइसोजाइम के अलावा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है WBC, आपने कहा जो लिम्फ होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अगर हम कहें कि इम्यून सिस्टम क्या हमें देती है, इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी दो टाइप की देती है, एक होती है इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास जन्म से होती है, और एक होती है एक्वायर्ड, अर्जित कहते हैं। अगर हम इनेट की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं WBC, हमारी स्किन हमारे पास पहले से होती है, हमारी बॉडी में सलाइवा जो होता है ये हमारे पास पहले से प्रेजेंट होते हैं। एक्वायर्ड में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में बनती है। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, आप समझिए। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर हम WBC की बात करें तो WBC जो है, थोड़ा सा WBC के बारे में बात करते हैं, क्योंकि HIV वायरस की बात आई है तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं। देखो, हमने कहा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें कुछ क्या पाई जाती हैं, कुछ टाइप के सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि B लिम्फोसाइट हम कहते हैं, और T लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर HIV वायरस है वो T लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, क्योंकि T लिम्फोसाइट जाएगा B लिम्फोसाइट के पास जाता है नॉर्मली, और यहाँ से बनती है आपकी एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो यहाँ से बनती हैं, लेकिन ये सबसे पहले T लिम्फोसाइट को क्या करेगा, यहाँ पे अफेक्ट करेगा। T लिम्फोसाइट जब डैमेज हो जाएगा तो आपने कहा ये इसे कमांड नहीं भेज पाएगा, जब इसे कमांड नहीं भेज पाएगा तो एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे तो हमारे शरीर जो है वो जो रोगजनक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको किल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आपने कहा एड्स इज कॉल्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV अच्छा इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इसकी है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV passes from an infected person to a normal person through a sexual contact, sharing a syringe and breastfeeding। आपने कहा यहाँ पर क्या क्या मेथड होते हैं इसको ट्रांसफर होने के, आपको वो बताए गए हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है वो कंप्लीट यहाँ पर होती है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसमें हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करेंगे। हमने कहा जब हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्यों हम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को अलग अलग यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में एक एग्जाम्पल आता है, देखो एक्चुअली में हमने अभी तक बात की है ग्लैंड्स जब हमने पढ़े हैं, तो हमने कहा एक तो एंडोक्राइन होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं,
जो एक्सोक्राइन होते हैं उनमें डक्ट पाई जाती है, ठीक है, उनमें डक्ट पाई जाती है, और जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, ठीक है, वो डक्टलेस होते हैं। इसका मतलब एंडोक्राइन अपने सिक्रीशन को कहाँ डालेंगे? ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में डालते हैं, और ये अपनी सिक्रीशन को कहाँ डालते हैं? ये अपनी सिक्रीशन को डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में हमने बात तो कर ली थी। अभी क्या करना है, अभी हमें एग्जाम्पल देखना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। चलिए ये हटा दूं क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर हम इसकी लेबलिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर डाइजेशन आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया आ रहा होगा हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, अब मैं पार्ट्स के नाम आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये तो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। अब हम कहेंगे हम डाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? डाइजेशन नहीं पढ़ रहे, बेसिकली हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन पढ़ रहे हैं। ये है आपका लिवर, ये है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये है आपका पैनक्रियाज, ये आपका स्टमक है, क्लियर है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं ये छोटी आंत कहते हैं इसको, ठीक है। पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे पित्ताशय। लिवर को आप वैसे बेसिकली लिवर यूज करते हैं, लेकिन कहते हैं इसे यकृत है हिंदी में। आपको अब ज्यादा लिवर के नाम से ही इसे जानते होंगे अब, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब समझिए चीजों को। हमने कहा हम बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है ये ध्यान हमें रखना है। हमें बात करनी है यहाँ पर एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एस फॉर सिक्रीशन, ठीक है। एस फॉर क्या है? सिक्रीशन है, ये लास्ट में ऐसे। अब हमने बोला लिवर से एक पाचक रस श्रावित होता है, उसका नाम होता है बाइल। तो लिवर क्या करेगा? एक पाचक रस को श्रावित करता है, इसका नाम है बाइल। बाइल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या है। तो बाइल जब सिक्रीट होता है तो बाइल कहाँ से आया? बाइल एक डक्ट के माध्यम से आया। इस डक्ट को हम कहते हैं यहाँ तक, हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ तक की जो बात हो रही है, इसका नाम है यहाँ पे हिपैटिक डक्ट। इसका नाम है हिपैटिक डक्ट, हो गया है, हिपैटिक डक्ट है। उसके बाद ये जो बाइल है, ये बाइल, इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं ताकि, ठीक है। अब ये जो बाइल है ये यहाँ इस पाउच में आ जाता है, जिसका नाम हमने गॉल ब्लैडर बोला है, इसमें आ जाता है। अब इसको, किसको? ये जो येलो यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ पर बाइल की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? छोटी आंत में पड़ती है। तो अब यहाँ पर जो बाइल है वो यहाँ से वापस निकल करके और यहाँ से भी निकल करके, ठीक है, किसके द्वारा? अगेन हाईलाइट कर लेते हैं,
डक्ट के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। इस डक्ट को हम यहाँ से बाहर निकाल लें, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बाइल है, ये बाइल है। इस डक्ट को हम कॉमन डक्ट कहते हैं। कॉमन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर से आया हुआ जो बाइल है, एक्चुअली में आया तो लिवर से ही है, लेकिन यहाँ पे स्टोर हो रखा था, तो यहाँ से भी बाइल निकलता है, ऊपर से भी बाइल निकलता है। तो हिपैटिक डक्ट ये है, सिस्टिक डक्ट ये है, दोनों का सिक्रीशन जब आता है तो अब हम इसको नाम देते हैं यहाँ पर कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट इसे नाम देते हैं, ठीक है। अब एक प्रकार की, अब क्या होता है, पैनक्रियाज में भी कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं, इसमें भी कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं। इनके पाचक रसों को हम येलो कलर से दिखा देते हैं। इज इट विजिबल और नॉट? स्लाइटली विजिबल है। पैनक्रियाज को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें, या पैनक्रियाज का कलर चेंज करना पड़ेगा। ये है पैनक्रियाज, ठीक है। अब पैनक्रियाज में पाई जा रही है एक डक्ट, पैनक्रियाज में पाई जा रही है एक डक्ट, और यहाँ से निकल रहे हैं पैनक्रियाज के सिक्रीशन। ये है पैनक्रियाज के सिक्रीशन। क्या नाम है इसका, पैनक्रियाज में पाई जाने वाली डक्ट का? इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। आपके पास ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ना ही आपको नोट करने की जरूरत है। आप समझिए, आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगा अगर ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रह जाते तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको बस समझना है कि जो एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। पैनक्रियाटिक डक्ट इसका नाम है। अब पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या हो रहे हैं, ये पाचक रस स्रावित हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये जो कॉमन डक्ट है ये इसके साथ मिल जाती है, और कॉमन डक्ट क्या हो गई है, इसके साथ मिल गई है ऐसे, और साथ साथ में क्या हो रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट भी मिल गई है। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों मिल गई है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। इसका नाम नहीं लिख रहे हैं। एक्चुअली में ये सारा जो सिक्रीशन है अपना, ये जो सारा जो यहाँ से सिक्रीशन आ रहा है, इसे छोटी आंत में ये भेजेंगे, और ये जो यहाँ से सिक्रीशन आ रहा है ये भी इसे छोटी आंत में भेजेगा। तो हमें क्या करना था, लिवर से जो हमें पाचक रस थे वो छोटी आंत में भेजने थे, और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन थे वो हमें छोटी आंत में भेजने थे। इसके लिए बहुत सारी डक्ट यूज हुई है, हिपैटिक डक्ट हुई है, सिस्टिक डक्ट हुई है, कॉमन डक्ट हुई है, पैनक्रियाटिक डक्ट हुई है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट हुई है, बहुत सारी डक्ट हुई है, और तब जाके सिक्रेशन यहाँ पहुंचा है, ठीक है। एक डायग्राम तो ये है। चलो इसका जो कंपैरिजन है वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, अभी हम डायग्राम का कंपैरिजन ही कर लेते हैं। एक आपके पास कंपैरिजन तो ये है, एक और कंपैरिजन हमारे पास आता है, वो क्या है, आपने कहा ये क्या है, ये है लिवर, ये क्या है, अगेन पैनक्रियाज है, ठीक है। अब लिवर और पैनक्रियाज में आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड सप्लाई करती है। क्यों करती है ब्लड सप्लाई, क्यों करेगी ब्लड सप्लाई, क्या रीजन होगा। ये फॉर एग्जाम्पल ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर है, या स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी पार्ट यहाँ पर है। ये क्यों ब्लड सप्लाई कर रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएंगे, ऑक्सीजन को देंगे, ठीक है। अब आपने कहा पैनक्रियाज में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है इंसुलिन। इसका नाम है इंसुलिन, आई से लिखते हैं। इस इंसुलिन की आवश्यकता कहाँ है, हमारे लिवर में होती है। सिक्रेट यहाँ से हो रहा है, लेकिन आवश्यकता कहाँ है, लिवर में है। अब इंसुलिन को लिवर तक पहुंचाने के लिए आप सोचेंगे ठीक है, पैनक्रियाज के पास तो पैनक्रियाटिक डक्ट है। हमने कहा हाँ पैनक्रियाटिक डक्ट तो है, लेकिन ये पैनक्रियाटिक डक्ट तो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, इसे तो कहाँ पहुंचाना है, लिवर में पहुंचाना है। तो अब क्या होगा, अब हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ आया तो यहाँ से क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, और ये कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, CO2 है, CO2 जो कहाँ से आई है, पैनक्रियाज से आई है, इसमें CO2 होगी। लेकिन पैनक्रियाज क्या करेगा, अपना जो इंसुलिन है वो भी यहाँ डाल देगा, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड है, ये ब्लड है पूरा, ये
पूरा ब्लड है, लेकिन कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड था, क्योंकि इसमें क्या था? ऑक्सीजन से भरपूर रक्त था। ठीक है, आपने कहा इसमें इंसुलिन कहाँ डाल दिया है? ब्लड में डाल दिया है। ब्लड के थ्रू ये जो इंसुलिन है, अब ब्लड के थ्रू ये जो इंसुलिन है अब ये लिवर में पहुंच चुका है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए। सेम पैनक्रियास ही हमारे पास एग्जांपल है। पैनक्रियास कुछ चीजों को तो क्या कर रहा है? डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, लेकिन कुछ केसेस में जो पैनक्रियास है वो क्या कर रहा है? अपने सिक्रीशन को ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। ठीक है, पैनक्रियास ही एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही सिक्रीशन पाए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान से इन इमेजेस को देखिए, इनमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है कि जहां डक्ट का यूज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? आपने कहा जो डक्ट का यूज कर रहे हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो ब्लड में अपने सिक्रेशन डाल रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब आपको करना क्या? एग्जाम्पल्स देखने हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं जो आपके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों के एग्जाम्पल आपके पास आते हैं और आपको दोनों ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।